हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा दी बर्थडे पार्टी बाय हेराल्ड पिंटर के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ और है, जब दी बर्थडे पार्टी का नाम आ गया तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि दी बर्थडे पार्टी को हम क्यों सीखें, क्योंकि ये नेट के लिए, इंग्लिश नेट में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और ज़्यादातर बार जो है, जो पेपर सेटर होते हैं, ये चैप्टर पेपर सेटर्स के लिए, एग्जामिनर्स के लिए हमेशा पसंद का रहा है। इसीलिए हम दी बर्थडे पार्टी को बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे। अगर हम हेराल्ड पिंटर की बात करते हैं तो हेराल्ड पिंटर का जो जन्म हुआ था वो 10 अक्टूबर 1930 को, और इनकी मृत्यु हो गई थी वो 24 दिसंबर 2008 को। और हेराल्ड पिंटर के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर के लिए 2005 में। ठीक है, तो दी बर्थडे पार्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है जो कि 3 एक्ट में बटा हुआ है, और इस प्ले को पब्लिश करवाया गया था 1957 में, 1957 में। अगर हम बात करते, थोड़ा सा हेराल्ड पिंटर के बारे में ही बात करेंगे। हेराल्ड पिंटर जो है वो जन्म तो हमने बता ही दिया था कि 10 अक्टूबर 1930 को हैकने, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, अगर हम 24 दिसंबर 2008 को, यानी कि ये 78 वर्ष की आयु में एक्टन, लंदन, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और एक चीज़ इनके बारे में कि नेशनैलिटी क्या थी, ये एक ब्रिटिश पोइट थे। ओके, और किस समय के, 1947 से 2008। अगर हम बात करें कि इनके नोटेबल अवार्ड्स कौन से हैं, प्रशंसनीय अवार्ड की अगर हम बात करें तो कंपेनियन ऑफ ऑनर इनको 2002 में दिया गया था। और इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर जो है वो 2005 में, यानी कि 2005 में दिया गया था। लीजियन दी ऑनरर का अवार्ड इनको 2007 में, और डेविड कोहेन प्राइज़ इनको 1995 में दिया गया। अर्थात, और इनका ऑक्यूपेशन जो था, इनका मुख्य व्यवसाय था हेराल्ड पिंटर का, वो ज़्यादातर नाटक लिखा करते थे, स्क्रीन राइटर और एक्टर थे। ओके, थिएटर डायरेक्टर, पोइट, ये इनका क्या था, व्यवसाय था। ठीक है, तो अब हम इनका अगर हम बात कर लेते हैं कि कंपेनियन ऑफ ऑनर से भी इनको दिया गया था 2002 में। ओके, और लॉरेंस ओलिवर के लिए अवार्ड मिला था, लॉरेंस ओलिवर अवार्ड इनको मिला था 1996 में। इनकी पत्नी का नाम जो था वो बायबन मर्चेंट और लेडी एंटोनिया फ्रेजर था। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें, इनके एक बच्चा भी था। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी थे हेराल्ड पिंटर के बारे में, थोड़ा सा संक्षिप्त और ब्रीफ में हमने आपको बता दिया। चलो अब हम सीखते हैं जो है दी बर्थडे पार्टी के बारे में। थोड़ा सा बर्थडे पार्टी को जब भी हम शुरुआत करते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स की बात आती है। ये एक प्ले तो है ही है 3 एक्ट का, जिसमें हम एक्ट वाइज पूरा का पूरा इसकी हिंदी की समरी को समराइज करेंगे। क्लियर है? तो इसमें जो कैरेक्टर है वो मुख्य कैरेक्टर इसमें क्या है, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती रहती है। मेग है, पीटे है, स्टैनले है, ओके, लुलू है, और मैकन तथा गोल्डवर्ज है। मेग और पीटे जो 2 लोग हैं ये, ओके, ये दोनों मेग और पीटे जो हैं वो क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं। कौन है, हस्बैंड वाइफ हैं। और स्टैनले इनके यहाँ कई सालों से किराए पर रहता है। लुलू जो है वो मैग और पीटे जो बोर्ड हाउस, यानी कि बोर्डिंग हाउस के जो है लैंडलॉर्ड हैं, मालिक हैं, वो लुलू जो है वो उनकी पड़ोसी है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल की है। और मेग तथा पीटे की उम्र लगभग 60 साल की है। यहाँ पर स्टैनले जो है वो इनके यहाँ टेनेंट, यानी कि किराएदार है। तथा अगर हम बात करें नेक्स्ट इसमें मैकम और गोल्डवर्ज की, तो ये दोनों जो हैं वो आयरलैंड के सिपाही दिखाए जाते हैं। कहाँ के, आयरलैंड के सिपाही। तो आगे अगर हम बात करें इन्हीं में, तो मेग पीटे, अब तो ये याद रहेगा, देखो कभी कभी हमारा नेट के एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है कि मेग जो है वो
कौन से प्ले का कैरेक्टर है, या पीटे, स्टैनले, गोल्डबर्ग, मैकम, लुलू, ये सभी कैरेक्टर्स कौन से प्ले में हैं, तो हमें इनके बारे में बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं जिस एक्ट की ये शुरुआत होती है, एक्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इनके बारे में तो हमने बता दिया, दोनों क्या है, मेग और पीटे दोनों पति पत्नी हैं, और जो स्टैनले है वो अपनी पत्नी का कातिल है, कत्ल करने के जुर्म में वो इनके यहाँ छुप करके रह रहा है, और इन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए कौन आता है, मैकम और गोल्डबर्ग आते हैं, जो कि दोनों आयरलैंड के सिपाही हैं। अब हम तुम्हें थोड़ा सा संक्षिप्त में हमने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी, दी बर्थडे पार्टी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सा कहानी बनने वाली है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो देखो एक्ट और सीन वाइज हम समरी को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें एक्ट फर्स्ट की बात करेंगे। एक्ट फर्स्ट की जो है शुरुआत कहाँ से होती है, एक चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक समझना, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर हम एक्ट फर्स्ट की बात करते हैं तो एक्ट फर्स्ट में देखिएगा मेग जो है, एक्ट फर्स्ट में होता क्या है बेसिकली कि जो शुरुआत होती है वो बोर्डिंग हाउस से होती है, यानी कि स्टैनले मैग के बोर्डिंग हाउस में ठहरता है। पहले इंग्लैंड में क्या होता था, बोर्डिंग हाउस में किराए पर रहने के लिए मकान दिया जाता था। तो जो स्टैनले है वो मैग और पीटे के ये जो बोर्डिंग हाउस है, इस बोर्डिंग हाउस में क्या करता है, ठहरता है। इस बोर्डिंग हाउस में ठहरता है कौन, स्टैनले ठहरता है किसके बोर्डिंग हाउस में, मेग और पीटे। मेग और पीटे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और ये अपनी वाइफ का कत्ल करके यहाँ पर बोर्डिंग हाउस में रहने के लिए आता है। तो हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं इसके बारे में, देखिएगा कि किस तरीके से इसको बताते हैं। जैसे ही नाटक आरंभ होता है तो हम मैग और उसके पति पीटे को वार्ता करते हुए देखते हैं। दोनों की आयु लगभग 60 वर्ष की है। दोनों के मध्य वार्ता बिल्कुल तर्क संगत एवं समयानुकूल नहीं है। किसके मध्य, मैग और पीटे की दोनों के मध्य वार्तालाप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। वास्तव में वार्ता जो इनकी है दोनों के मध्य की बिल्कुल भी व्यर्थ की बातों को लेकर के हो रही है, ऐसी फालतू की बातों को लेकर के हो रही है। मैग पीटे को नाश्ता देती है। जो पीटे की पत्नी मैग है वो अपने पति पीटे को नाश्ता देती है और पूछती है कि क्या उनके बोर्डिंग हाउस में ठहरने वाला व्यक्ति नीचे आ गया है। लेकिन इनके बोर्डिंग हाउस में ठहरने वाला व्यक्ति होता कौन है, स्टैनले। कौन होता है, स्टैनले। मैग एवं पीटे के बोर्डिंग हाउस में स्टैनले बेवर नाम का व्यक्ति, कौन, फिर रिपीट करता हूँ, स्टैनले बेवर नाम का व्यक्ति, यानी कि ये वाला व्यक्ति जो है स्टैनले बेवर नाम का व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति जो है वो बोर्डिंग हाउस में यहाँ पर ठहरा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ से डिस्क्राइब करते हैं, जो कि अब बोर्डिंग हाउस की थोड़ी सी स्थिति बताते हैं कि ये कहाँ पर है। तो देखो मेग और पीटे के बोर्डिंग हाउस में स्टैनले बेवर नाम का व्यक्ति लगभग 1 वर्ष से ठहरा हुआ है। तो ये जो स्टैनले है वो बोर्डिंग हाउस में कितने समय से रह रहा है, लगभग 1 साल से, ठीक है, 1 वर्ष से, समुद्र के समीप स्थित। और इस बोर्डिंग हाउस की लोकेशन है वो समुद्र के समीप स्थित है की व्यवस्था मेग स्वयं करती है, यानी कि समुद्र के समीप स्थित बोर्डिंग हाउस की व्यवस्था मेग स्वयं करती है तथा उसका पति समुद्र के किनारे किसी स्थान पर कोई कार्य करता है। कौन, किसकी हम बात कर रहे हैं, पीटे की बात कर रहे हैं। वास्तव में वह डॉग चेयर अटेंडेंट है। कौन है, डॉग चेयर अटेंडेंट। फिर रिपीट करते हैं, डॉग चेयर अटेंडेंट। मैग ने अपने बोर्डिंग हाउस में ठहरने वाला व्यक्ति बहुत पसंद है। जो मैग यानी कि पीटे की वाइफ मैग हैं को अपने बोर्डिंग हाउस में ठहरने वाला व्यक्ति पसंद है। कौन, स्टैनले बेवर, तथा उसने उससे घनिष्ठता बढ़ा ली है। उसको
स्टैनले को, यानी कि उसको, किसको, स्टैनले को, जो कि उसके घर में ठहरने के लिए आया है, को नाश्ता देती है। नाश्ता देने तथा उसके लिए ऊपर के कमरे में चाय का कप ले जाने में एक प्रकार का आनंद आता है। तो हमने देखा ही होगा, जब हमारा इंटरेस्ट किसी भी व्यक्ति के अंदर बढ़ता चला जाता है ना, तो किसी न किसी बहाने हमें उससे मिलने का मौका चाहिए। ओके, तो ये क्या करती थी कि स्टैनले वेबर इसके मकान के बोर्डिंग हाउस के ऊपर रहता था और ये उसको कभी नाश्ता बुलाने के लिए बुला करके लाती थी, कभी चाय का कप लेकर के उसके ऊपर के रूम में चली जाती थी। कौन, मैग। इसे बहुत, ये काम करने में उसको बहुत आनंद आता था, बहुत खुशी मिलती थी मन में। मैग को अपने बोर्डिंग हाउस पर भी गर्व है, यानी कि अपने घर को देखकर भी बहुत आनंदित होती है, तथा उसका दावा है कि उसके बोर्डिंग हाउस का नाम सरकार द्वारा स्वीकृत बोर्डिंग हाउस की लिस्ट में है, या सरकार के द्वारा जितने भी बोर्डिंग हाउस होते हैं उसमें स्वीकृत लिस्ट में है। मैग का स्टैनले के प्रति व्यवहार शंकापूर्ण है। जो मैग है वो स्टैनले के प्रति उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही डाउटफुल है। एक और तो वह उसके लिए मातृत्व की भावना दिखाती है, परंतु दूसरी ओर उसकी इच्छा स्टैनले की मिस्ट्रेस यानी कि रखैल बनने की है, या फिर वह पहले से ही उसकी मिस्ट्रेस है। अतः हम कह सकते हैं कि उसकी स्थिति मदर कम मिस्ट्रेस जैसी है। ओके, किसके जैसी है, मदर कम मिस्ट्रेस जैसी है, जबकि स्टैनले को उससे वार्ता करने का तरीका कुछ अस्पष्ट है। स्टैनले, अब दूसरे पॉइंट की बात करते तो यहाँ पर इतना समझ आ गया होगा कि बर्थडे पार्टी, इनका कुछ समय के लिए बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज होती है वहाँ पर। ओके, और इसके बाद में इनको गिफ्ट में एक ड्रम भी दिया जाता है। अभी हम कहानी को लेकर के चलेंगे। फिलहाल हमने पहली कहानी आपको डिस्कस की है। फर्स्ट पॉइंट हमने बता दिया था कि किस तरीके से वो यहाँ पर रहने के लिए आता है। कौन, स्टैनले लॉज इन मैक्स बोर्डिंग हाउस। अब दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टैनले एन एक्स पैनिस्ट आउट ऑफ जॉब एट प्रेजेंट। अब यानी कि प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें तो जो स्टैनले एक पूर्व पियानो बजाने वाला था, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओके, पियानिस्ट है ये, तो ये पियानो बजाया करता था, परंतु वर्तमान में ये बिल्कुल भी क्या है, बेकार है। कौन, स्टैनले। तो देखो सेकेंड पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। स्टैनले के बारे में हम बताएंगे कि स्टैनले पहले कौन था, पियानिस्ट था, लेकिन अब ये बिल्कुल भी बेकार है। तो यहाँ पर हम बात करें किसकी, इसकी बात करते हैं, स्टैनले की बात करते हैं। तो स्टैनले हमको यहाँ पे क्लियर करेगा कि मैग उन दिनों की याद करती है। ये जो मैग है ना, वो उन दिनों का याद करती है, उन दिनों के बारे में देखती है, उन दिनों के बारे में सोचती है जब स्टैनले समुद्र के किनारे नहाने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए पियानो बजाता था। कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्टैनले की। यानी कि समुद्र के किनारे नहाने वाले पर्यटक, जो जितने भी पर्यटक आते थे उनके मनोरंजन करने के लिए ये क्या करता था, वहाँ पर पियानो बजाता था। अब हुआ क्या, उन्हीं दिनों में, उन दिनों वह एक संगीत ऑर्केस्ट्रा पार्टी से जुड़ा हुआ था जो समुद्र के किनारे नियमित रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी, परंतु अब कुछ समय से वह बिल्कुल बेकार था। उसके पास किसी तरीके की कोई नौकरी नहीं थी, कोई जॉब नहीं कर रहा था। मैग चाहती थी कि स्टैनले पियानो बजाने का अपना कार्य पुनः प्रारंभ कर दे, परंतु स्टैनले कहता है कि उसके पास स्वयं का पियानो नहीं है। वह उसे, यानी कि मैग को सूचित करता है उसे पियानो बजाने की बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है और शीघ्र ही वह यह स्थान छोड़ देगा तथा संगीत पार्टी में सम्मिलित हो जाएगा जो यूरोप के सभी बड़े नगरों में भ्रमण करेगी। स्टैनले तथा मैग के मध्य क्या होता है, संबंध दिखाई देता है। यहाँ पर तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, यानी कि दी रिलेशनशिप
किसके रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो देखिएगा द रिलेशनशिप बिटवीन मेग एंड स्टैनले। कौन? द रिलेशनशिप बिटवीन मेग एंड स्टैनले। अब देखो मेग और स्टैनले के मध्य जो संबंध होता है, हम उस संबंध की बात करते हैं कि क्या संबंध है। तो जो मेग और स्टैनले है उसके मध्य, यानी कि ये जो मेग, ये दिख रही होगी इस तस्वीर में आपको, ओके, मेग और जो स्टैनले है इनके मध्य आखिर संबंध क्या है। तो स्टैनले तथा मेग के मध्य कुछ असंगत वार्ता होती है और कभी कभी स्टैनले मेग के बोर्डिंग हाउस के विषय में तथा उस नाश्ते के विषय में जो मेग उसको देती थी के विषय में खराब टिप्पणी भी कर देता था कि आपका नाश्ता अच्छा नहीं है, ये है वो है, या आप जो बोर्डिंग हाउस पर बहुत ज़्यादा गर्व करती हो ओके बहुत अच्छा कहती हो, बोर्डिंग हाउस भी बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से वो उसके विषय में जो है वो गलत तरीके से टिप्पणी कर दिया करता था। यद्यपि उसके साथ ही वह इस बात को भी स्वीकार करता है कि मेग उसकी अत्यधिक और महत्वपूर्ण सेवा करती है, कि मेग जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी देखभाल करती है तथा बिना मेग के उसके लिए अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को संभालना कठिन हो जाएगा। स्टैनले केवल नाश्ते तथा उस कमरे से ही असंतुष्ट नहीं है जिसमें वह रहता है, वरन वह मेग के बोर्डिंग हाउस की पूर्ण व्यवस्था से ही असंतुष्ट है और मेग की उपस्थिति में ही वह अपने असंतोष को प्रकट कर देता है। वह उस पूरे प्रतिष्ठान को शोरों को रहने का स्थान कहता है तथा ना ही उसके कक्ष की सफाई किए जाने की आवश्यकता है। मेग कामुक मूड में है, मेग बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, एक्साइटेड मूड में है तथा कहती है कि उसने इस कक्ष में कुछ सुहावनी शामें व्यतीत की हैं, सुहावनी रातें व्यतीत की हैं। कदाचित उसका संकेत है कि वह स्टैनले के साथ इस कमरे में मौज मस्ती करती रही है। ओके, तो मेग और स्टैनले की माता के समान, जबकि मेग जो है वो स्टैनले की माता के समान है, परंतु कभी कभी वह अपनी सीमाएं लांघ जाती हैं और इस प्रकार का व्यवहार करती हैं जैसे वह उसकी रखैल अथवा गृहिणी यानी कि पत्नी हो। अब क्या होता है कि यहाँ पर हम एक अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्टैनले पियानो बजाने वालों के रूप में अपने अतीत के अनुभवों का वर्णन करता है। अर्थात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, जो स्टैनले है वो लॉज सेंट मैक्स बोर्डिंग हाउस तो हो ही गया था। अब नेक्स्ट यानी कि स्टैनले गिव्स एन अकाउंट ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस एज आ पियानिस्ट। ओके, तो देखिएगा स्टैनले पियानो बजाने वाले के रूप में अतीत के मध्य के अनुभवों का वर्णन करता है। मेग स्टैनले को सूचित करती है कि उसको अपने बोर्डिंग हाउस में 2 अतिथियों के आने की संभावना है। स्टैनले इस समाचार से चकित हो जाता है और पूछता है कि वह 2 आगंतुक कौन हैं तथा वे इस बोर्डिंग हाउस में क्यों आना चाहते हैं। मेग बताती है कि वे व्यक्ति उसके पति पेटे, जो उसका पति पीटे को समुद्र के किनारे मिले थे तथा उन्होंने उससे प्रार्थना की थी कि क्या वह उनकी इस नगर में ठहरने हेतु किसी स्थान के तलाशने में सहायता कर सकता है। जो नए वहाँ पर विजिटर थे के विषय में स्टैनले की जिज्ञासा बढ़ गई कि ये जो नए विजिटर हैं वो कौन हैं, क्या हैं, क्योंकि इसके मन में एक डर बसा हुआ था, ये अपनी पत्नी का कातिल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिटेक्टिव हों, उसके बारे में कुछ जानने के लिए आए हों, ये सब चीज़ें उसके, तो उनके मन में उसको जानने की, स्टैनले के मन में उन दोनों के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह उसके विषय में मेग से बहुत से प्रश्न पूछता है। यद्यपि मेग उन प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि उसको भी उसके विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। जो उसको बोर्डिंग हाउस
में आने वाले हैं। यानी कि जो भी समुद्र के किनारे इसके पति पेटे को टहलते हुए मिले थे, जिसने इनसे पेटे से मदद मांगी थी कि हमको इस नगर में कहीं ठहरने का कोई मकान मिल जाएगा, तो पेटे उसको अपने बोर्डिंग हाउस में ले आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज हमारे यहाँ कुछ नए किराएदार रहने के लिए आएंगे। तभी मेघ जो है वो स्टैनले से कहती है कि आज हमारे यहाँ 2 नए आगंतुक आ जाएंगे। तो इस तरीके से वार्तालाप होता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं होता। स्टैनले मेघ को सोलो म्यूजिकल कंसर्ट के विषय में बताता है, जो प्रोग्राम उसके एक अवसर पर लंदन की जो लोअर एडमोनिशन लोकेलिटी में किया था। ओके, वह कहता है कि उसका संगीत का प्रोग्राम अत्यधिक सफल रहा था, परंतु जब दूसरे अवसर पर उसने वही प्रोग्राम दूसरी बार करना चाहा तो वह पूर्णतया असफल रहा। लेकिन इससे जो कुछ लोग थे वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। अगर हम बात करें इससे, तो इसी तरीके से वो इनके बारे में सोचते रहे कि वह पूर्णतया असफल रहा था। कुछ लोग इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की वह संगीत का विवरण यानी कि प्रोग्राम नहीं कर सके। यह लोग उसको अपमानित करना तथा उसको झुकाना चाहते थे, परंतु स्टैनले के इस विवरण से मेघ यह नहीं समझ पाती कि दूसरी बार स्टैनले के विरुद्ध क्यों हो गए। इस सफल और असफल प्रोग्राम के विवरण मेघ के रहस्यमय लगा। जो मेघ थी उसको बहुत ही जो है मिस्टीरियस लगा। तो मेघ ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि उसको तथा बोर्डिंग हाउस को छोड़कर नहीं जाए और वह चाहती है कि वह उसके बोर्डिंग हाउस में ही रहता रहे। अब होता क्या है नेक्स्ट में कि जो स्टैनले फीलिंग परटर्ब्ड, मेघ नर्वस। अब जो स्टैनले है वो व्यथित लगता है, बहुत परेशान लगता है, परटर्ब है। ओके, और मेघ भी क्या है, थोड़ी सी नर्वस है। अब देखिएगा 2 नए जो मेहमान आ रहे हैं उसके बोर्डिंग हाउस में, जो कि ओके आने की सूचना स्टैनले के मस्तिष्क में, जो स्टैनले होता है उसके मन की शांति को क्या कर देता है, भंग कर देता है। स्टैनले मेघ से बदला लेने के लिए कुछ लोगों का संक्षिप्त विवरण देता है। वे जो एक वैन में उसी दिन बोर्डिंग हाउस में आएंगे तथा उसके साथ एक बेल बारू भी लाएंगे, जिससे वह एक लाश को इस स्थान से ले जाएंगे। ये जानकर मेघ जो है नर्वस हो जाती है, उसे भय लगता है कि उस दिन कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसकी उसे अपेक्षा नहीं है। वह ये सोचकर नर्वस हो जाती है कि वे व्यक्ति उसके साथ बेल बारू शायद उसकी स्वयं की लाश को ले जाने के लिए ला रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टैनले तथा मेघ दोनों इस समाचार से परेशान हैं जो उन दोनों ने एक दूसरे को दिए थे। अब इसी बीच में क्या होता है, कहानी एक और कैरेक्टर की दिखाई देती है और जो नया कैरेक्टर हमारे बीच में आया है वो है लुलू। कौन है, एक नया कैरेक्टर हमने तुम्हें बताया था लुलू के बारे में। ये लुलू है। लुलू जो है वो 20 साल की एक युवा लड़की है, यानी कि हम कह सकते हैं जो लुलू के बारे में बात करेंगे तो ये जो है स्टैनले युवा लड़की लुलू में वैसे तो कोई रुचि नहीं रखता है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो लुलू है वो मेघ और पीटे के घर के पास में रहती है और अक्सर उनके घर पर आती जाती रहती है। अच्छा, लुलू की एक खासियत है कि ये अपने से ओल्ड एज, मिडिल एज के पति को जो है अधिक पसंद करती है, अर्थात हम कैसे अधिक उम्र के लोगों को अधिक इंटरेस्ट लेती है, ज़्यादा रुचि रखती है। तब इसमें क्या होता है कि लुलू एक युवा लड़की है जो मेघ के पड़ोस में रहती है। वह मेघ से मिलने आती है। वह अपने साथ एक पार्सल भी लाती है। उसके हाथ में एक पार्सल होता है। मेघ कुछ खरीदारी करने के लिए बाहर जा रही है। वह लुलू से पार्सल कमरे में साइड बोर्ड पर रखने को कहती है। जैसे ही मेघ बाहर जाती है लुलू स्टैनले से बात करने लगती है, क्योंकि ये चंचल स्वभाव की है थोड़ा। ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यह अपने अपीयरेंस से स्टैनले को रिझाती है और उसे एंटी सोशल कहती है, क्योंकि जो स्टैनले है वो किसी से भी मिलता जुलता नहीं है।
और वह जो पैकेट साथ में लेकर के आती है वह उसको स्टैनले को दे करके वहाँ से चली जाती है और उसको आकर्षित तो करने का प्रयत्न करती है अपने फिजिकल ब्यूटी से, ओके, उससे मित्रता करने हेतु उत्सुक दिखाई पड़ती है, परंतु स्टैनले उसमें तनिक भी रुचि नहीं लेता है और स्टैनले है वो लुलू में जरा सी भी रुचि नहीं दिखाता। अतः लुलू वहाँ से चली जाती है कि स्टैनले पास आउट है, बेकार है एकदम। अब यहाँ पर एंट्री होती है दो और लोगों की। अब दो और लोग कौन हैं? यहाँ पर मैकम और गोल्डबर्ग की एंट्री होती है। किसकी एंट्री दिखाई जाती है? मैकम और गोल्डबर्ग की एंट्री दिखाई जाती है। ये दोनों आयरलैंड के सिपाही हैं। ये दोनों कौन हैं? आयरलैंड के सिपाही हैं। जो दो लोग उसके घर में रहने के लिए आते हैं किसके? स्टैनले वेबर की जासूसी करने के लिए। उसमें उन दोनों का नाम होता है, एक का नाम मैकम और दूसरे का नाम होता है गोल्डबर्ग। ये इसमें जो अगर हम बात करें कि जो गोल्डबर्ग है उसकी उम्र 50 साल की है और जो मैकन है उसकी उम्र जो है वो 30 साल की है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, अर्थात जो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से को जो गोल्डबर्ग और मैकम एक अनुबंध तथा सौंपा हुआ कार्य करने के लिए आते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि दोनों अपेक्षित अतिथि यानी कि बोर्डिंग हाउस में आते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हम भी इसको क्लियर कर चुके हैं कि मेघ बाहर गई हुई है, स्टैनले के पीछे के दरवाजे से बाहर चला जाता है। दोनों व्यक्ति बोर्डिंग हाउस में प्रवेश करते हैं तथा आराम से बैठ जाते हैं। उन दोनों जो नए विजिटर होते हैं का नाम, एक का नाम हम बता चुके हैं गोल्डबर्ग है और दूसरे का नाम क्या है? मैकन है। गोल्डबर्ग एक यहूदी है, ओके, जाति से, और वह 50 साल की आयु का है तथा मैकम एक आयरलैंड का वासी है तथा उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष की। ये दोनों बातें करने लगते हैं। मैकम गोल्डबर्ग को नट कहकर संबोधित करता है, जो गोल्डबर्ग का प्रथम नाम प्रतीत होता है। मैकम अतीत में उसके प्रति गोल्डबर्ग द्वारा दिए गए उपहारों के लिए कुछ जो उसको धन्यवाद देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों व्यक्तियों के यहाँ किसी संगठन ने किसी कार्य को पूरा करने हेतु भेजा है। डैट मीन्स ये दोनों आयरलैंड के जो है सिपाही थे और स्टैनले वेबर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, क्योंकि ये अपनी पत्नी के कातिल था और उसी के जुर्म में इनको गिरफ्तार होना था। अब क्या हुआ कि वो अपना कार्य पूरे करने के लिए उसी घर में आ जाते हैं। गोल्डबर्ग स्टैनले के जन्मदिन पार्टी का प्रस्ताव रखता है। तभी क्या होता है कि उसकी जन्मदिन पार्टी के बारे में पता चलता है तो गोल्डबर्ग जो है वो स्टैनले से कहता है कि चलो बर्थडे पार्टी रखी जाए। तो ये जो बर्थडे पार्टी रखती है तो वहाँ पर देखो इस तरीके से बर्थडे पार्टी खूब चलेगी। पूरे घर में बर्थडे पार्टी मनाई जाती है। यहाँ पर सभी होते हैं, स्टैनबर्ग होता है, मैकन होता है, ओके, गोल्डबर्ग होता है। स्टैनले की बर्थडे पार्टी में सभी होते हैं। तो जब ये सभी होते हैं तो इसी मध्य खरीदारी करके लौट आती है मेघ जो है, और दोनों जो दो विजिटर्स आए थे, दोनों अतिथि आए थे आयरलैंड के, मैकम और गोल्डबर्ग, ओके, ये दोनों से क्या करता है कि वार्तालाप करने लगती है और इसके बाद जो उसके वर्तमान किराएदार तथा स्टैनले के विषय में सभी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। मेंग उसको बताती है कि वर्तमान में जो उसके यहाँ ठहरा हुआ है उसका नाम स्टैनले वेबर है और वह यहाँ लगभग 1 वर्ष से ठहरा हुआ है। मेग ये भी बताती है कि आज जो है वो स्टैनले का जन्मदिन है। गोल्डबर्ग जो है वो हंसमुख स्वभाव का है, हमेशा मौज मस्ती के मूड में रहता है, तो उसने कहा क्यों ना स्टैनले की बर्थडे पार्टी की मौज मस्ती ले ली जाए। तो गोल्डबर्ग प्रस्ताव रखता है कि इस अवसर पर स्टैनले को एक पार्टी दे। ओके, गोल्डबर्ग वचन देता है कि पार्टी के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली जाए। मेग स्टैनले को पार्टी देने का विचार से अति जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वह कहती है कि वह अपने पार्टी ड्रेस पहनकर पार्टी में आएगी। उन वस्त्रों को उसने इसी अवसर के लिए सुरक्षित रखा, जैसे हम लोग नहीं अपने नए नए वस्त्रों को संदूक में छुपा करके सेब अलमारी में रख देते हैं, वैसे
ओके। और जब कहीं जाना होता है एकदम किसी भी शादी पार्टी या विवाह समारोह में जाना होता है तो अपने आप को ऐसे डेकोरेट करके जाते हैं कि बस पूरा का पूरा पार्टी जो है हमको ही देख रहा होगा। तो वैसे यहाँ पर कुछ ऐसी उसकी भी मानसिकता थी, ऐसी मेंटेलिटी, इसी मेंटेलिटी के साथ उसने भी कुछ ऐसा ही सोच रखा था। यह भी सहमति बन जाती है कि पड़ोस की जो रहने वाली 20 साल की एक युवा लड़की थी जिसका नाम था लुलू को भी पार्टी में शामिल करने के लिए निमंत्रण भेजा जाए। अब मेग का स्टैनले को जन्मदिन का उपहार, जो मैग होती है ओके, वो स्टैनले को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार देती है। ये क्वेश्चन आपके 2013 के नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि मैग के द्वारा स्टैनले को उसके जन्मदिन पर कौन सा उपहार दिया गया। दोनों व्यक्तियों को ऊपर के कमरे में भेज दिया जाता है जो उन्हीं के लिए सुरक्षित रखा गया है। अब उसको उपहार क्या क्या मिलता है, देखो हम बात करेंगे उसकी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैग की, दोनों व्यक्ति को ऊपर के कमरे में भेज दिया जाता है जो उन्हीं के लिए सुरक्षित रखा गया है। उसके बाद स्टैनले आता है तथा नव आगंतुकों के विषय में बहुत से प्रश्न पूछता है। मैग उसको बताती है कि आज उसका यानी कि स्टैनले का जन्मदिन है और उसको देने के लिए वह एक उपहार लेकर आई है। स्टैनली को ये जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य होता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है कि आज उसका जन्मदिन है। और वैसे भी किसी का भी अगर जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो 2-3 दिन से पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं, यानी कि मस्ती मस्ती होगी अब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैग उस पार्सल को खोलती है जो लुलू साइड बोर्ड पर रख गई थी। वह उसमें से एक ढोल निकालती है, यानी कि एक ड्रम को निकालती है। तो अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मैग के द्वारा स्टैनले को उसके जन्मदिन पर, बर्थडे पार्टी पर कौन सा उपहार दिया गया, कौन सा गिफ्ट और प्रेजेंट दिया गया, तो ड्रम दिया गया था। क्या दिया गया था, ड्रम, याद रखिएगा हमेशा के लिए। क्लियर है डियर। अब नेक्स्ट, ढोलक इसलिए दिया, अब देखो बालकों के लिए बनाया गया एक खिलौने जैसा ढोलक है। मैग ने स्टैनले को उपहार में ढोलक इसलिए दिया क्योंकि उसके पास बजाने के लिए पियानो नहीं है। स्टैनले ढोलक को गर्दन में लटका लेता है, ढोलक को गर्दन में लटका लेता है तथा ड्रम स्टिक से उसे बजाने लगता है। पहले उसे वह धीमी ताल पर धीरे धीरे बजाता है मज़े से, और फिर वह मज़े से चारों ओर चक्कर लगाते हुए, नाचते, घूमते, कूदते, फांदते हुए बजाने लगता है। जैसे होली पर ढोल बजाते हुए लोगों को तुमने देखा होगा। अचानक उसके ढोल बजाने की गति अनियमित हो जाती है और वह ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाता है। फिर वह अनियंत्रित हो जाता है और बिना ताल की चिंता किए बड़ी शक्ति के साथ ढोलक बजाता है। वह एक असभ्य व्यक्ति की भांति इस प्रकार ढोलक बजाता है मानो उसकी बुरी आत्मा ने अपने नियंत्रण में कर लिया हो, जो उसके बस में वह ढोल बजा रहा हो। और यहीं पर क्या होता है कि जो फर्स्ट एक्ट होता है वो समाप्त हो जाता है। अब जो दूसरा एक्ट हमारा शुरू होगा लास्ट का, इसी तरीके से जो दूसरा लास्ट मैक्स बर्थडे पार्टी प्रेजेंट जो है टू स्टैनले के लिए क्या मिलता है, ये हेडिंग हमने आपको बता दी। अब इसमें लास्ट हम जो सेकेंड प्ले में हम आपको सेकेंड पार्टी दी बर्थडे पार्टी सीन पूरा समझाएंगे कि मैकन स्टैनले को प्रस्तावित बर्थडे पार्टी के विषय में बताता है, यानी कि पूरा बर्थडे पार्टी किस तरीके से जश्न मनाया जाता है, क्या होता है, वो हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, यानी कि एक्ट सेकेंड डेट में। और आज की वीडियो अगर आपको, और ये वीडियो आपके नेट के लिए ओके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी पहले स्टोरी को बहुत अच्छे से समझिएगा, एक बार सुन लीजिएगा आराम से, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। और इसके बाद जब हम फर्स्ट एक्ट, सेकेंड एक्ट, थर्ड तीनों वीडियोस बर्थडे पार्टी के ऊपर बना करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद हम इसके लगभग 30 से 40 नहीं तो लगभग 50 ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपको बेहतरीन तरीके से फिर समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि फिर बर्थडे पार्टी से किसी भी तरीके का कुछ भी क्वेश्चन चाहे हमारा टीजीटी, केबीएस, नेट, सेट, कहीं पर भी, टीजीटी, पीजीटी, कहीं पर भी कुछ भी पूछा जाए, हम अपने क्वेश्चन को देने में सफल होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक काम ज़रूर करना,
कि लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और उसके बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ एक लाइक शेयर और कमेंट चाहते हैं। ये आपका कमेंट जो है वो हमको मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए, बेहतर तरीके से वर्कआउट करने के लिए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको किसी भी तरीके से ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो हमको ये भी बताइएगा कि हमको अभी भी क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ओके, हमें इस अपने सुझाव जो है ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव ही मेरे वीडियोज़ को बेहतर बना सकते हैं। तो धन्यवाद जी, जय हिंद जय भारत। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि लगातार हमारी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।